विक्रमादित्य। देखिए, भारतीय इतिहास और कहानियों में ना शायद ही कोई ऐसा नाम होगा जिसमें वीरता, न्याय और रहस्य ये सब एक साथ मिल जाएं। एक ऐसा आदर्श राजा जिनकी कीर्ति आज भी हमारी कहानियों में, हमारी यादों में जिंदा है। पर इस शानदार कहानी के पीछे ना एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या विक्रमादित्य सच में कोई एक राजा थे, या फिर वो बस एक आइडिया है, एक आदर्श राजा की कल्पना जिसे भारत ने सदियों से अपने दिल में बसाया है? तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की तह तक चलते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर विक्रमादित्य की कहानी है क्या। सबसे पहले चलिए उस महान राजा की कहानी सुनते हैं जिसे हम सब पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में सुनकर लगे कि मानो किसी शाही इतिहासकार ने लिखा हो। देखिए, उनकी शक्ति तो उनके नाम में ही छिपी है। विक्रमादित्य मतलब विक्रम और आदित्य को मिलाकर बना है, जिसका मतलब होता है पराक्रम का सूर्य। कमाल है ना। उन्हें शकारी भी कहा जाता था, यानी शकों का शत्रु, क्योंकि उन्होंने भारत को उत्तर से आए शक हमलावरों से बचाया था। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक तरह से एक प्रोटेक्टर, एक रक्षक होने का ऐलान था। अब उनकी समझदारी और न्याय की बात करें तो इसका सबसे मजेदार और मशहूर जिक्र मिलता है बेताल पच्चीसी की कहानियों ने। याद है ना? इसमें राजा विक्रमादित्य एक बेताल मतलब एक तरह की आत्मा के मुश्किल सवालों के जवाब देते हैं, और वो सवाल भी कोई ऐसे वैसे नहीं, धर्म और नीति से जुड़े, जिससे उनके कमाल के ज्ञान का पता चलता है। पर कहानी सिर्फ बेताल की पहेलियों पर खत्म नहीं होती। एक और जबरदस्त किस्सा है सिंहासन बत्तीसी का। इसमें होता यह है कि एक दूसरा राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उस सिंहासन से जुड़ी 32 परियां या कहें देवकन्याएं उससे रोक देती हैं। और कैसे रोकती हैं? वो एक एक करके विक्रमादित्य के त्याग, उनकी दरियादिली और उनके न्याय के किस्से सुनाती हैं। तो कुल मिलाकर कहानियों वाला विक्रमादित्य कैसा राजा था? भाई, वो तो न्याय का सिंबल था। ऐसा माना जाता है कि उनके राज में अन्याय हो ही नहीं सकता था। दान देने में उनका कोई मुकाबला नहीं था, और आर्ट्स के तो वो बहुत बड़े संरक्षक थे। और सबसे बड़ी बात, उनका दरबार नवरत्नों से सजा था। सोचिए, कालिदास जैसे महान कवि और वराह मिहिर जैसे एस्ट्रोनॉमर उनके दरबार में थे। अच्छा, तो ये तो हुई कहानियों की शानदार दुनिया। पर अब चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक हिस्टोरियन की तरह सबूतों और फैक्ट्स की दुनिया में चलते हैं। और सच कहूं तो यहीं से इस पूरी कहानी की ऐतिहासिक बुनियाद पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य सच में थे, उनका सबसे बड़ा सबूत है विक्रम संवत कैलेंडर। ऐसा कहा जाता है कि 57 BCE में विक्रमादित्य ने शकों को हराने की खुशी में इस कैलेंडर की शुरुआत की थी, और यही उनकी मौजूदगी का सबसे मजबूत दावा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है, जरा देखिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 57 BCE में जो कैलेंडर शुरू हुआ था, उसे शुरू में कृत युग या मालव युग कहा जाता था। विक्रम संवत नाम तो पता है कब जोड़ा? 900 CE के बाद। मतलब कैलेंडर शुरू होने और उसके नाम के बीच करीब करीब 1000 साल का गैप है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ कहानियां हैं जो पहली सदी BCE के एक ताकतवर सम्राट के बारे में बताती हैं, और दूसरी तरफ है असलियत, उस दौर के ऐतिहासिक सबूत, जैसे सिक्के, पत्थर पर लिखे लेख या कोई भी किताब। ऐसे किसी भी राजा के होने की कोई गवाही नहीं देते, कुछ भी नहीं। तो सवाल यह है कि अगर पहली सदी BCE में विक्रमादित्य नहीं थे, तो इतनी बड़ी कहानी ये आई कहां से? यहाँ पर ज्यादातर हिस्टोरियंस हमें कई 100 साल आगे ले जाते हैं, सीधा शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य में। उनका मानना है कि शायद विक्रमादित्य कोई एक इंसान थे ही नहीं, बल्कि कई महान राजाओं को मिलाकर बनाई गई एक छवि है। और इस खोज में जो सबसे पहला और सबसे मजबूत नाम सामने आता है, वह है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का। उन्होंने सिर्फ शकों को ही नहीं हराया था, बल्कि उन्होंने ऑफिशियली विक्रमादित्य का टाइटल भी अपनाया था। अब ये एक बहुत बड़ा क्लू है जो कहानी को इतिहास से जोड़ता है। सिर्फ वही नहीं, एक और गुप्त राजा थे, स्कंदगुप्त। उन्होंने भी होड़ों को हराने के बाद विक्रमादित्य का टाइटल इस्तेमाल किया था। इससे ये थ्योरी और भी पक्की हो जाती है कि विक्रमादित्य शायद किसी एक आदमी का नाम नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक उपाधि थी जो महान विजेताओं को दी जाती थी। और यहाँ पर यह कनेक्शन एकदम साफ साफ दिखता है। कहानी की हर खास बात, जैसे शकों का दुश्मन होना, विक्रमादित्य का टाइटल, उज्जैन का जिक्र और नवरत्नों वाला गोल्डन एज,
ये सब कुछ सीधा सीधा गुप्त राजाओं, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय की असली अचीवमेंट से मैच करता है। तो ऐसा लगता है कि कहानी की जड़ें तो गुप्त काल में थीं, पर सवाल ये है कि ये कहानी समय के साथ इतनी बड़ी कैसे हो गई और एक आइडियल राजा का सिंबल कैसे बन गई। इसका जवाब मिलता है इस कहानी के अडैप्टेशन में, मतलब कैसे अलग अलग ग्रुप्स ने इसे अपने अपने हिसाब से अपनाया और बदला। विक्रमादित्य एक इतने पावरफुल सिंबल बन गए थे कि हर कोई उन्हें अपना बनाना चाहता था। उनके बाद के राजाओं ने अपना कनेक्शन उनसे जोड़कर अपने राज को जायज ठहराया। जैन और बौद्ध लेखकों ने उनकी कहानियों का इस्तेमाल अपने एथिक संदेश देने के लिए किया। इतना ही नहीं, नेपाल से लेकर तमिलनाडु तक अलग अलग जगहों पर लोगों ने उनकी कहानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब देखिए, पुरानी कहानियों और लेखों में विक्रमादित्य एक महान योद्धा हैं, पर जो लोक कथाएं हैं उनमें उनका कैरेक्टर और भी ज्यादा जादुई हो जाता है। वहां तो वो ऐसे राजा हैं जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, जो आत्माओं से बात कर सकते हैं और बड़े बड़े राक्षसों को भी हरा सकते हैं। लेकिन जैन ट्रेडिशन ने इस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। उनके हिसाब से विक्रमादित्य एक बहुत धार्मिक राजा थे, जो आचार्य सिद्धसेन दिवाकर से प्रभावित होकर जैन बन गए थे। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और ये दिखाता है कि कैसे एक ही हीरो की इमेज को अलग अलग वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इस कहानी का असर सिर्फ किताबों और किस्सों तक ही नहीं है, इसका एक जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। विक्रम संवत, जो कैलेंडर उन्हीं के नाम से जुड़ा है, वो आज नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है। ये इस लेजेंड की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है। तो अब आते हैं आज के दौर में। चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज के समय में कैसे जिंदा है और विक्रमादित्य का नाम हमारी मॉडर्न कल्चर में कहां-कहां सुनाई देता है। हम में से कई लोगों के लिए विक्रमादित्य का मतलब है 80s का वो सुपरहिट टीवी शो विक्रम और बेताल, है ना? उस शो ने इन पुरानी कहानियों को घर घर पहुंचा दिया और उन्हें एक नई पहचान दी। और फिर अमर चित्र कथा को कैसे भूल सकते हैं? इन कॉमिक्स ने भी विक्रमादित्य को एक हीरो के तौर पर हमारे बीच जिंदा रखा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को बहादुरी, समझदारी और इंसाफ का सबक सिखा रहा है। और शायद सबसे दमदार मॉडर्न एग्जाम्पल है इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य। सोचिए, ये नाम आज भी भारत की ताकत, उसकी शक्ति और उसके सम्मान का प्रतीक है, जो समंदर में देश की रखवाली कर रहा है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या विक्रमादित्य कोई एक इंसान थे या फिर वो एक विचार हैं, एक परफेक्ट राजा का विचार जिसे भारत ने अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखा है? शायद असली विरासत किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि उस अमर आइडिया की है, न्याय, वीरता और ज्ञान का आइडिया।